वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक था रमन इफेक्ट, और रमन इफेक्ट में हम पढ़ रहे थे रमन इफेक्ट की थ्योरी के बारे में, उसके सिद्धांत के बारे में, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से रेले स्कैटरिंग होती है, स्टॉक लाइन क्या होती है और एंटी स्टॉक लाइन क्या होते हैं, इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है और इनइलास्टिकल कॉलिजन क्या होता है। ठीक है, तो ये हमने कल पढ़ा था। आज हम इसके आगे थ्योरी को थोड़ा सा और एक्सपांड करते हैं, थ्योरी को थोड़ा सा और विस्तारित करके पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम रमन शिफ्ट के बारे में भी पढ़ेंगे कि रमन शिफ्ट का मतलब क्या होता है। तो देखते हैं रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट के अंदर देखो, एक बार आप वापस इसको रिमाइंड कर लो। रमन इफेक्ट के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं, हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं, मॉलिक्यूल की बात करते हैं। अगर मैं चार्ज पार्टिकल लेती हूँ, इट्स मीन मैं क्वांटम प्रभाव की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं मॉलिक्यूल ले रही हूँ, इट्स मीन मैं रमन प्रभाव की बात कर रही हूँ। उसके अंदर भी अगर एनर्जी चेंजेस हो रहा है तो वो रमन प्रभाव है, जिसे हम कहते हैं 1 in the millions, लाखों के अंदर एक। और अगर एनर्जी चेंजेस नहीं हो रहा है, इट्स मीन मैं रेले स्कैटरिंग की बात कर रही हूँ। तो हम जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक मॉलिक्यूल्स हैं, इस मॉलिक्यूल पर क्या होगा, कोई रेडिएशंस आती हैं, टकराती हैं, टकराने के बाद चली जाती हैं। देयर इज़ नो चेंज इन द एनर्जी, एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना एनर्जी ली जाती है ना एनर्जी दी जाती है, इट्स मीन कोई चेंज नहीं हुआ, तो उसे हम कहते हैं रेले प्रकीर्णन। क्या कहते हैं, रेले प्रकीर्णन। ठीक है, या रेले स्कैटरिंग कहा जाता है, जहाँ पे एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं होता है। इट्स मीन ये जैसे इंसिडेंट लाइट है और ये स्कैटर्ड लाइट है, तो इस इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती हैं। सो वी कैन से दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट विल बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी, एनर्जी इक्वल होगी, उसे हम कहते हैं रेले प्रकीर्णन। फिर आप दूसरी अवस्था क्या थी, दूसरी कंडीशन ये थी, इट मे बी पॉसिबल दैट जो इंसिडेंट लाइट हैं वो लाइट आ रही हैं, आने के बाद मॉलिक्यूल से टकराती हैं, टकराने के बाद जब वो लाइट वापस बाहर निकलती हैं, तो इस दौरान वो लाइट क्या करती हैं, मॉलिक्यूल को ऊर्जा दे देती हैं। किसको, मॉलिक्यूल्स को ऊर्जा दे दी जाती हैं। तो मॉलिक्यूल्स की ऊर्जा तो बढ़ जाएगी, बट होगा क्या, जो एनर्जी, जो लाइट है, जो लाइट क्या हो रही है, स्कैटर्ड हो रही है, बाहर निकल रही है, उसकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो वी कैन से दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट विल बी डिक्रीज। तो अब ये लाइट आई, यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद लाइट वापस बाहर निकल गई। ठीक है, अब जो लाइट बाहर निकली, ये है इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, ये है स्कैटर लाइट की फ्रीक्वेंसी। इस लाइट ने एनर्जी दे दी, इट्स मीन उसकी एनर्जी कम हो गई, तो हम उसे कहते हैं स्कैटर्ड लाइट, और स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, कौन सी लाइन प्राप्त होती है, स्टॉक लाइन प्राप्त होती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल क्लियर रखना, स्टॉक लाइन का मतलब कहाँ है या कब प्राप्त होगी। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मॉलिक्यूल ऑलरेडी वाइब्रेट या रोटेट कर रहा है, लाइट आ रही है, टकरा रही है, और टकराने के बाद जब लाइट वापस बाहर निकल रही है, स्कैटर्ड हो रही हैं, तो देखो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मॉलिक्यूल जो खुद वाइब्रेट हो रहा था, उसने एनर्जी किसको दे दी, रेडिएशंस को दे दी। अब जो रेडिएशन स्कैटर्ड होगी, जो लाइट स्कैटर्ड होके बाहर निकलेगी, उसकी एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। पहले कम थी, अब इंक्रीज हो गई। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वली होते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी, आवृत्ति भी बढ़ जाएगी। तो निकलने वाली जो रेडिएशन है, उसकी स्कैटर्ड लाइट की आवृत्ति क्या होगी, बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। सो वी कैन से हमें यहाँ पे कौन सी लाइनें प्राप्त होगी, एंटी स्टॉक लाइंस प्राप्त होगी, उसे हम कहते हैं एंटी स्टॉक लाइंस कहा जाता है। और एंटी स्टॉक लाइन की स्थिति में Vs इज ग्रेटर देन Vi, मतलब स्कैटर लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और स्टॉक लाइन की कंडीशन में Vi इज ग्रेटर देन Vs, मतलब कि जो पहले लाइट इंसिडेंट हुई थी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती हैं। ये सिंपल कॉन्सेप्ट था, किसके बारे में, ये था रमन प्रभाव के बारे में। ये सब चेंजेस होता है तो हम कह सकते हैं इट इज़ रमन इफेक्ट, यहाँ पे रमन प्रभाव हुआ है या मॉलिक्यूल ने रमन प्रभाव शो किया है। ठीक है, तो ये कहलाता है रमन प्रभाव के बारे में। अब इसके अंदर देखना है चेंज इन द एनर्जी या रमन शिफ्ट क्या होता है। तो रमन शिफ्ट के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक एनर्जी लेवल है, जिसे मैं कहती हूँ ग्राउंड एनर्जी लेवल। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड एनर्जी लेवल है E0। ये है एक हायर एनर्जी लेवल, वी कैन से E1, एंड दैट इज सेकेंड एनर्जी लेवल E2। क्लियर। अब मॉलिक्यूल क्या करता है,
मॉलिक्यूल के अंदर या मॉलिक्यूल के ऊपर जैसे ही एनर्जी डालेंगे क्या करेगा, एनर्जी को या तो एब्जॉर्ब करेगा या इमिट करेगा, इट्स मीन एनर्जी देगा या लेगा या कोई भी चेंज नहीं होगा। तो पहली कंडीशन देखते हैं जहाँ पे क्या होता है, रेले प्रकीर्णन होता है। रेले प्रकीर्णन के अंदर आपने क्या देखा, देखो एक एक कंडीशन को आप ध्यान से देखना। रेले के अंदर क्या होता है, Vi इक्वल टू Vs होता है, मतलब एनर्जी जो पहले थी वो एनर्जी बाद में भी रहेगी, कोई चेंजेस नहीं होगा इसके अंदर। अब मॉलिक्यूल्स क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब की हायर एनर्जी लेवल के अंदर जाएगा, अब वापस क्या करेगा, वापस लोअर एनर्जी के अंदर आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, लाइट को वापस इमिट कर देगा। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था फॉर उसके अंदर जैबलोव्स्की डायग्राम में, लाइट एब्जॉर्ब की, रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, हायर एनर्जी लेवल के अंदर गया, वापस ग्राउंड एनर्जी लेवल के अंदर आया, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की सारी इमिट कर दी। तो क्या कोई एनर्जी चेंजेस हुआ, देयर इज नो एनर्जी चेंज, यहाँ पे कोई एनर्जी चेंज नहीं हुआ है। सो वी कैन से ये लाइन क्या शो करती हैं, ये लाइन शो करती है रेले प्रकीर्णन को। तो रेले प्रकीर्णन के अंदर E0 इक्वल टू होगा E2, आप इसकी जगह चाहो तो E ले सकते हो, E1 E2 भी लिख सकते हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कहलाता है रेले इफेक्ट। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन कौन सी है, स्टॉक लाइन्स वाली कंडीशन। स्टॉक लाइन वाली कंडीशन के अंदर हम देखते हैं कि जब इंसिडेंट लाइट होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और जो लाइट बाहर निकलती है, स्कैटर्ड होती है, उसकी एनर्जी कम होती है। तो सबसे पहले देखो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इट्स मीन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल के अंदर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में वापस जब बाहर आता है तो इसकी एनर्जी कम हो गई, तो एनर्जी कम हो गई तो क्या भाई वापस ग्राउंड लेवल तक आ पाएगा, नहीं आ पाएगा ग्राउंड लेवल तक। कहाँ पे, ये यहीं तक आ पाएगा। आप इसको ऐसे समझो, जैसे कि इसको मैंने एनर्जी दी थी कितनी, 10 किलो कैलोरी एनर्जी दी, 10 किलो कैलोरी एनर्जी एब्जॉर्ब की, हायर लेवल के अंदर चला गया, हायर लेवल से वापस आया तो 10 इमिट कर दी, तो रेले प्रकीर्णन हो गया। लेकिन इस बार क्या हुआ, 10 एनर्जी ली, हायर एनर्जी लेवल में गया, वापस ग्राउंड के अंदर आया तो उसके पास अब 5 किलो कैलोरी ही है, क्योंकि 5 तो क्या हो गया, 5 तो उसने दे दिया था किसको, मॉलिक्यूल को, तो अब इसकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, तो ये यहीं तक टिका रहेगा। ठीक है, और ये एनर्जी इमिट कर रहा है। तो ये जो कंडीशन हो गई जहाँ पे हायर एनर्जी लेवल के अंदर आया, वापस ग्राउंड एनर्जी लेवल के अंदर आएगा, तो ये कौन सी लाइट होती है, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ये Vs और ये Vi है, तो ये एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में क्या हो रहा है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है, देखो E0 ग्राउंड वाले की एनर्जी ज़्यादा थी, और जब ये वापस आया E2 से E1 के अंदर तो इसकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो इसकी एनर्जी क्या हो गई, अब कम हो गई, ग्राउंड की ज़्यादा है, स्कैटर्ड की कम हो गई। ये यहाँ पे प्राप्त होती है हमें स्टॉक लाइन, ये प्राप्त होती है स्टॉक लाइन। अब दूसरी कंडीशन देखो, तीसरी कंडीशन है एंटी स्टॉक लाइंस की। एंटी स्टॉक लाइन के अंदर क्या होगा, पहले जो है मॉलिक्यूल उसकी एनर्जी जो थी, अब वो क्या कर रहा है, उसकी एनर्जी कुछ थी, फिर वो टकराता है, टकरा के मॉलिक्यूल से टकराएगा, मॉलिक्यूल उसको एनर्जी देगा, अब उसकी एनर्जी और ज़्यादा हो गई, क्या हो जाएगी, उसकी एनर्जी और ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो मॉलिक्यूल जैसे कि मान लो सीधा एक्साइटेड अवस्था से मैं स्टार्ट कर रही हूँ उसको, ये यहाँ से जाएगा, उसको मैंने 5 किलो कैलोरी एनर्जी ही दी, 5 किलो कैलोरी एनर्जी लेके टकरा रहा है, जैसे ही मॉलिक्यूल से टकराएगा, मॉलिक्यूल 5 किलो कैलोरी उसको और दे रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, 5 किलो कैलोरी और दे दी, कितनी हो गई, 10 हो गई। अब 10 हो गई तो सीधी क्या हो गई, डबल हो गई। तो ये देखो, जैसे मान लो कि 5 किलो कैलोरी थी, अब वापस आएगा तो इसके पास 10 हो गई, तो वापस ग्राउंड लेवल तक आ रहा है। ठीक है, ये जस्ट एनर्जी लेवल को समझने के लिए मैं बता रही हूँ आपको एक लीनियर डायग्राम के तौर पे, कि आप समझ पाओ कि किस तरह से एनर्जी रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो यहाँ पे देखो, एनर्जी लेके हायर के अंदर गया, एनर्जी कम थी, लेकिन जब वापस स्कैटर्ड होकर ग्राउंड के अंदर आया तो उसको एनर्जी ज़्यादा मिली, इट्स मीन उसकी एनर्जी क्या हो गई, अब ज़्यादा हो गई। तो ये देखो E2 जो है वो ग्रेटर होगा और E0 से। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होती है, तो इस तरह की जो लाइनें प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं एंटी स्टॉक लाइन। क्या कहते हैं, एंटी स्टॉक लाइन। इस प्रकार से जो भी लाइन आ रही हैं, जो भी रेडिएशन आ रही हैं तथा जो रेडिएशन जा रही हैं, उन दोनों की फ्रिक्वेंसी के अंदर, उन दोनों की आवृत्ति या उन दोनों की एनर्जी के अंदर जो डिफरेंस आपको दिख रहा है, जो आपको चेंजेस दिख रहा है, उसे ही हम कहते हैं रमन शिफ्ट कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, रमन शिफ्ट या रमन विस्थापन कहा जाता है। जैसे देखो VI इक्वल टू VS है, देयर इज नो रमन शिफ्ट, देयर इज नो, यहाँ पे रमन विस्थापन नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। VI ग्रेटर देन VS, इट्स मीन कौन सा विस्थापन है, ये कौन सी लाइनें प्राप्त होती है, स्टॉक लाइन। ठीक है,
या फिर Vs ग्रेटर देन Vi एंटी स्टॉक लाइन प्राप्त होती है। तो यहाँ पे एनर्जी के अंदर जो चेंजेस हो रहा है, ठीक है, उसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, और इसी चेंज इन फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं रमन शिफ्ट कहा जाता है। ठीक है, तो रमन ने जो भी प्रभाव किए, जो भी एक्सपेरिमेंट किए, उसके आधार पर जो उसने कंक्लूजन या निष्कर्ष दिए, उस निष्कर्ष को हम कहते हैं रमन इफेक्ट। और ये जो एनर्जी के अंदर, फ्रिक्वेंसी के अंदर जो चेंजेस आता है, उसको कहा जाता है रमन शिफ्ट कहा जाता है। तो ये अलग अलग रमन शिफ्ट को शो कर रही है। ठीक है, पहली रेले, सेकेंड जो है स्टॉक लाइन्स, उससे जो लाइनें मिलेगी हमें, स्पेक्ट्रा मिलेगा, वो स्टॉक लाइन्स होगी, और थर्ड जो होगी वो कौन सी होगी, एंटी स्टॉक लाइन कहलाती हैं। तो ये है पूरा रमन प्रभाव के बारे में। अब आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स जो है उसके अंदर जब भी एनर्जी वो लेगा, एनर्जी देगा, तो हमें रमन के अंदर वाइब्रेशन, रोटेशन दोनों को ही पढ़ना होता है। ठीक है, रमन को हम सिंगल तौर पर नहीं पढ़ते हैं, उसके अंदर वाइब्रेशन भी पढ़ते हैं, रोटेशन भी पढ़ते हैं। बिकॉज जैसे ही मॉलिक्यूल्स रमन के स्पेक्ट्रा के अंदर, या रमन की जो एक परास है 100 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके 300 की, उसके अंदर जब ये मॉलिक्यूल्स होता है, रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करता है, तो उसके अंदर रमन प्रभाव शो होता है। और रमन प्रभाव तभी शो होगा जब मॉलिक्यूल क्या करेगा, या तो स्थिर अवस्था में है, और जैसे ही रेडिएशन आएगी वाइब्रेशनल और रोटेशनल लेवल के अंदर चेंजेस होगा। इट मे बी वाइब्रेशनल लेवल के अंदर चेंज हो, इट मे बी पॉसिबल दैट उसके रोटेशनल लेवल के अंदर चेंज हो, और इट मे बी पॉसिबल दैट दोनों के अंदर चेंज हो। तो इस प्रकार से जो चेंजेस होगा वाइब्रेशन के अंदर, रोटेशनल के अंदर, एनर्जी लेवल चेंज होगा, और उसके बाद हमें स्पेक्ट्रा की प्राप्ति होगी, और ये स्पेक्ट्रा कहलाते हैं रमन स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। जो कल का पार्ट बाकी था उसको मैंने कंप्लीट किया है यहाँ पे, रमन प्रभाव के बारे में, रमन शिफ्ट क्या है, रमन लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, आज हम देखते हैं इसकी क्लासिकल थ्योरी, जो रमन की थ्योरी है उसे कहते हैं क्लासिकल थ्योरी। और क्लासिकल थ्योरी में हम पढ़ते हैं, जो रमन को एक्सप्लेन करते हैं, वो थ्योरी है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलराइजेशन, या हम कह सकते हैं ध्रुवणता का सिद्धांत। तो अब नेक्स्ट देखते हैं ध्रुवणता का सिद्धांत। ये ध्रुवणता का सिद्धांत क्या होता है, तो इसकी थ्योरी है क्लासिकल थ्योरी। इसके अंदर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलराइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलराइजेशन, जिसे कहते हैं ध्रुवणता का सिद्धांत कहा जाता है। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलराइजेशन क्या होता है, ठीक है, इसको हमें समझना है। तो देखो, कोई भी मॉलिक्यूल जो होगा, कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं अपने पास, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम IR पढ़ते हैं, या हम कोई भी जैसे रोटेशन पढ़ा, वाइब्रेशन पढ़ा, तो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होने चाहिए जिसके डाइपोल मोमेंट के अंदर चेंजेस हो। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, स्पेक्ट्रा वगैरह देते हैं। तो यहाँ पे भी हम एक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की ही मोस्टली बात करते हैं। अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स है, उस मॉलिक्यूल को क्या हमने मॉलिक्यूल ले लिया, जैसे कि मान लो ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, उसको ले लिया। अब ये मॉलिक्यूल एज इट इज़ पड़ा है, कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ये एज इट इज़ पड़ा रहेगा। देयर इज़ नो चेंज इन द पॉलराइजेबिलिटी, या इसकी ध्रुवणता के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इस मॉलिक्यूल को हमने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रख दिया। ये मॉलिक्यूल था, यहाँ पे क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दिया। जैसे ही मॉलिक्यूल को हम इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रखेंगे, क्या होगा, देखो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बना है, इसके पास में शेयर के इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल्स को, डायटोमिक मॉलिक्यूल को जैसे ही मैंने क्या किया, एक फील्ड के अंदर रखा, इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर जैसे ही रखूंगी, क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, ऑसिलेट होगा वो मॉलिक्यूल। ऑसिलेट क्यों होगा, क्या चेंजेस होगा, तो आपको पता है कि जब अपन इलेक्ट्रिकल फील्ड देंगे, इट्स मीन हम दो पोल की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड इसको दे दिया। तो इसको जैसे ही इलेक्ट्रिकल फील्ड देंगे, होगा क्या, ये माइनस चार्ज है, तो और इलेक्ट्रॉनों पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। सो माइनस चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। तो ये माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉनों का माइनस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन या प्रतिकर्षण। इट्स मीन ये मॉलिक्यूल, ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस चार्ज से दूर भागेंगे, दूर भाग के जाएंगे का। इस तरफ अब अगर देखें तो इस तरफ कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज तथा नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। अतः इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस पोल की तरफ,
जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसके पॉजिटिव पोल की तरफ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव पोल की तरफ विस्थापित हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो ये किस तरफ विस्थापित होना चाहेंगे, इस तरफ विस्थापित होना चाहेंगे। तो अब जैसे कि मान लो मैं खुद खड़ी हूँ और एक तरह से मैं क्या हूँ, इलेक्ट्रॉन्स हूँ, ठीक है, सिंपल वे में खड़े हैं। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रिकल फील्ड लगेगा, इस तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, कहने का मतलब है इस तरफ से कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड आ रहा है, कोई धक्का दे रहा है तो मैं कहाँ जाऊँगी, सीधी वहाँ जाऊँगी, विस्थापित हो रही हूँ। इसी तरह से अगर इस तरफ से कोई धक्का दे रहा है तो मैं किधर जाऊँगी, सीधर इस तरफ से जाऊँगी। मतलब क्या होगा, अब मैं स्टेबल नहीं हूँ, मैं क्या हो रही हूँ, ऑसिलेट हो रही हूँ। जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड लग रहा है, जैसे ही फोर्स लग रहा है उसका, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं उस मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे, वो विस्थापित हो जाएंगे, इधर से उधर ऑसिलेट करेंगे। और जब वो ऑसिलेट करेंगे तो खुद का ऑसिलेशन के फलस्वरूप, ऑसिलेशन के कारण एक खुद का इलेक्ट्रिकल फील्ड भी क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो खुद का इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट होगा। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा जो मॉलिक्यूल है उसके इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहे हैं, तो अब होगा क्या, उसके अंदर क्या आएगी, ध्रुवणता आ जाएगी, पोलराइजेबिलिटी आ जाएगी। कैसे, देखो इलेक्ट्रॉन्स है, ये विस्थापित हो रहे, इस तरफ से जा रहे हैं। जैसे मान लो ये एक HCl है, ठीक है, जब भी इसके इलेक्ट्रॉन विस्थापित होते हैं तो क्या होता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ आते हैं, इसमें माइनस चार्ज, इसमें प्लस चार्ज आता है, ठीक है। इसी तरह इस डायटोमिक मॉलिक्यूल को जब इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन विस्थापित होंगे, प्लस की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे माइनस नेगेटिव चार्ज आएगा, ये जो माइनस वाला चार्ज है इसकी तरफ से प्लस चार्ज आएगा। तो इस तरह से एक डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगी, ध्रुवणता उत्पन्न हो जाएगी, पोलराइजेबिलिटी उत्पन्न हो जाएगी। जो मॉलिक्यूल था, जो नॉन पोलर था, वो पोलर हो जाएगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूल के अंदर क्या उत्पन्न हो गई, ध्रुवणता उत्पन्न हो गई। मॉलिक्यूल क्या हो गया, मॉलिक्यूल एक डायपोल की तरह व्यवहार करेगा, उसके अंदर डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। तो हम इस द्विध्रुव आघूर्ण या डायपोल मोमेंट को किससे शो करते हैं, हम शो करते हैं म्यू से। ये म्यू क्या है, ये डायपोल मोमेंट होता है। अब इसका मान किस पर निर्भर करता है, तो मैंने वहाँ पे क्या लगाया था, इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया था। जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया, मॉलिक्यूल ऑसिलेट हुआ, उसका एक नया खुद का इलेक्ट्रिकल फील्ड भी क्रिएट हुआ, उसके अंदर डायपोल मोमेंट चेंजेस हुआ और उसके अंदर ध्रुवणता आ गई। तो इसका जो मान है, म्यू का मान है, वो किस पे डिपेंड करेगा, म्यू का मान डिपेंड करता है, म्यू का मान जो है वो किसके समानुपाती होगा, किस पर डिपेंड करेगा, तो एक तो वो निर्भर करता है अल्फा पे और एक निर्भर करता है ई पे। तो अब देखो ये ई क्या है, ई तो आपको पता है कि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है। इलेक्ट्रिकल फील्ड कौन सा, अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड जो आपने अप्लाई किया था। और ये अल्फा क्या है, अल्फा है आपकी पोलराइजेबिलिटी, जिसे हम कहते हैं ध्रुवणता। क्या है ये, ध्रुवणता, या उसे ही हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी या ध्रुवणता इसको कहा जाता है। ध्रुवणता क्या होती है कि कोई भी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर उसको रखेंगे तो मॉलिक्यूल्स का जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो ऑसिलेट करेगा और उसके अंदर दो डायपोल उत्पन्न हो जाएंगे। इसी गुण को अपन कहते हैं ध्रुवणता कहा जाता है, पोलराइजेबिलिटी कहा जाता है। और ये गुण जो है वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मैटर्स। तो ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग होता है, इसे कहा जाता है ध्रुवणता। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे एक मॉलिक्यूल्स मेरे पास है बेंजीन का, ठीक है, एक बेंजीन का मॉलिक्यूल है और एक मेरे पास एक कोई मॉलिक्यूल है HCl का, ठीक है, दो मॉलिक्यूल ले लिए। अब इस मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, ये जो बेंजीन का मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर आप देखो ऑलरेडी डीलोकलाइजेशन हो रहा है, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑलरेडी घूम रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट हो रहा है, ऑलरेडी ध्रुवणता उसके अंदर है। और ऐसे मॉलिक्यूल को अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रखते हो तो ध्रुवणता क्या होगी, और ज़्यादा क्रिएट होगी, बहुत ही आसानी से वो ध्रुवित हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी वो पोलर है, ऑलरेडी उसके अंदर डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो इस प्रकार के कुछ मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं, सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स, जिसके अंदर ऑलरेडी ध्रुवणता है, ऑलरेडी विस्थापन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, और उसको हम और इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखेंगे तो आसानी से क्या होगा, बहुत ही ईजीली, बहुत ही कम टाइम में उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन होता है, इलेक्ट्रॉनों का और ध्रुवणता उत्पन्न होती है। तथा इस तरह के इलेक्ट्रॉन हैं जिसके अंदर, जैसे HCl की जगह ये अपन हाइड्रोजन ही लेते हैं,
ये HH, इस तरह के मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रखूँगी तो क्या होगा, खुद तो नॉन पोलर है, उसके बाद में फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाएंगे तब जाके पोलराइजेबिलिटी उसके अंदर आएगी, तब जाके ध्रुवणता आएगी। तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, ये कहलाते हैं हार्ड मॉलिक्यूल्स। ये ऐसे मॉलिक्यूल क्या कहलाते हैं, हार्ड मॉलिक्यूल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये होती है ध्रुवणता के बारे में कि डाइपोल मोमेंट का जो मान होगा, डाइपोल मोमेंट, इसका मान किस पर निर्भर करता है, अल्फा ध्रुवणता या पोलराइजेबिलिटी पर, और दूसरा है इलेक्ट्रिकल फील्ड या अप्लाइड विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है। अब एक और चीज़ आती है कि जो मॉलिक्यूल ऑसिलेट करेगा, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड हम ऐसे लगा रहे थे ना ऑन द एक्सिस, अब वर्टिकल लगा दे तो क्या होगा, जैसे कि मॉलिक्यूल है अपने पास ये H और H, एक तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे लग रहा है और एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है ऐसे लग रहा है, इस तरह से इलेक्ट्रिकल फील्ड लग रहा है। ठीक है, ये वर्टिकल परपेंडिकुलर लग रहा है और एक ये ऑन द एक्सिस लग रहा है। तो आप मुझे बताओ किस डायरेक्शन में ध्रुवणता का मान ज़्यादा होगा, किस डायरेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा पॉलराइजेशन होगा। एक तो मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझे कोई धक्का देगा सीधी वहाँ जाऊँगी, वहाँ से कोई धक्का देगा सीधी वहाँ जाऊँगी, क्योंकि ऑन द एक्सिस में हूँ, मैं डायरेक्शन में हूँ इलेक्ट्रिकल फील्ड के, तो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, ध्रुवणता ज़्यादा आएगी, मैं ज़्यादा ऑसिलेट करूँगी। एक मैं यहाँ खड़ी हूँ और ऊपर से बल आएगा तो मैं कहाँ विस्थापित होंगी, मैं थोड़ा सा विस्थापित होंगी, डिस्प्लेसमेंट होगा, वहाँ से वहाँ तो नहीं जाऊँगी ना, इट्स मीन ज़्यादा पॉलराइजेबिलिटी नहीं आएगी। इसी तरह से अगर मॉलिक्यूल इस तरह से है, इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं यहाँ पे हैं, मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये है एक और एक ये है। ठीक है, ये डायरेक्शन है आपके इलेक्ट्रिकल फील्ड की, तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बीच के ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहीं तो ऑसिलेट करेंगे, इसी डायरेक्शन में ऑसिलेट करेंगे। अब मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ लगा देती हूँ ऊपर की तरफ, तो क्या होगा, ये ऑसिलेट तो यहीं कर रहे हैं अभी भी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रिकल फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा तो विस्थापन ज़्यादा होगा, ध्रुवणता ज़्यादा उत्पन्न होगी। ठीक है, और जब उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड परपेंडिकुलर होगा तब विस्थापन इतना नहीं होगा, इतनी ध्रुवणता उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, अब ऐसे समझ लो जैसे कि मॉलिक्यूल्स हैं, उसके अंदर एक तो इस डायरेक्शन में विस्थापन हो रहा है और एक इस डायरेक्शन में विस्थापन हो रहा है। तो इस डायरेक्शन के अंदर ऑन द एक्सिस जो विस्थापन होगा, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लगेगा, उससे ध्रुवणता ज़्यादा उत्पन्न होगी और इससे ध्रुवणता कम उत्पन्न होगी या लेस उत्पन्न होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पोलराइजेबिलिटी उत्पन्न होती हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग होती हैं। अब एक और चीज़ है इसके अंदर, E जो है वो होता है E0 sin 2π μ t, 2π v/t। अब ये मैंने फॉर्मूला क्यों लिखा है, ये मैंने इसलिए लिखा है कि आपको पता है कि जब अपन इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाइड करेंगे तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, घूमेगा, रोटेशन होगा, वाइब्रेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस वजह से वो ऑसिलेट करेगा तो ध्रुवणता उत्पन्न होगी, ध्रुवणता उत्पन्न होगी तो खुद का भी इलेक्ट्रिकल फील्ड उत्पन्न करेगा। वो क्या करेगा, खुद का इलेक्ट्रिकल फील्ड उत्पन्न करेगा। ये खुद का जो इलेक्ट्रिकल फील्ड उत्पन्न करता है उसका मान ये होता है। ठीक है, जो मैंने आपको लिखा है उसके अंदर E0 क्या है, E0 साम्यावस्था पर इंड्यूस इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है। क्या होगा, साम्यावस्था पर। अब ये जैसे स्टेबल था, इलेक्ट्रिकल फील्ड दिया हमने, बाहर से E दिया, ये ऑसिलेट हुआ, ध्रुवणता उत्पन्न हुई, तो ये इंड्यूस हुआ ना, तो उसे हम कहते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो E0 क्या है, इंड्यूस इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है। तो इसका मान क्या होता है, E0 sin 2π v/t। और ये क्या है, ये बाहरी विद्युत क्षेत्र जो हमने ऊपर से दिया था, तो इसका मान हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, देखो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। ये देखो फॉर्मूला, ये 1 था, ये 2 था, मैं 3rd नंबर यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, ये होगा म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा, ये अल्फा। ठीक है, और उसके बाद में E का मान क्या है, E का मान है E0 sin 2π v/t। और ये V क्या है यहाँ पे, ये आपकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति जिसको कहा जाता है, और ये क्या है, साम्यावस्था पर इलेक्ट्रिकल फील्ड, और ये क्या है, डाइपोल
मोमेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर इसको अपन यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूले को अपन यूज़ करने वाले हैं। तो ये है आपकी ध्रुवणता या डाइपोल मोमेंट जो मॉलिक्यूल के अंदर क्रिएट होता है जब वो रमन इफेक्ट देने वाला होता है, जब वो ऑसिलेट कर रहा होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखना ये डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है, इसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होता है, मतलब खुद के द्वारा ऑसिलेट करने की, ध्रुवित होने की क्षमता कितनी है, कैपेबिलिटी कितनी है, वो उस खुद के मॉलिक्यूल्स की क्या कहलाती है, ध्रुवणता कहलाती हैं, पोलराइजेबिलिटी कहलाती हैं। और उस आधार पर दो तरह के मॉलिक्यूल्स देखें, सॉफ्ट मॉलिक्यूल और हार्ड मॉलिक्यूल। सॉफ्ट मॉलिक्यूल जिसमें ऑलरेडी डीलोकलाइजेशन हो रहा है तो वो तो सॉफ्ट हो गए, और जिसके अंदर जो नॉन पोलर हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखेंगे तब जाके उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट होगा, ध्रुवणता आएगी। तो ये होता है आपके अंदर, इसके अंदर रमन के अंदर। तो हमने समझाने की कोशिश की है क्लासिकल थ्योरी के आधार पर, या कह सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेशन के आधार पर। अब इसके अंदर ये भी है कि देखो रमन जो पढ़ते हैं उसके अंदर मॉलिक्यूल कैसे ऑसिलेट करेगा, या तो रोटेशन होगा या वाइब्रेशन होगा या दोनों होगा, तभी मॉलिक्यूल ऑसिलेट करेगा, रमन इफेक्ट देगा। अगर उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, रोटेशन नहीं हो रहा है, तो क्या देगा, सीधा रेले प्रकीर्णन हो जाएगा, लाइट आई और लाइट चली गई, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इसके अंदर ये जो इसकी पोलराइजेबिलिटी है, डाइपोल मोमेंट है, उस पर रमन प्रभाव पर रोटेशन का भी इफेक्ट पड़ता है, वाइब्रेशन का भी इफेक्ट पड़ता है। तो हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अगली क्लास में, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इस पर वाइब्रेशन का क्या प्रभाव पड़ता है, रोटेशन का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, जो अगला टॉपिक है अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।